दूसरी तरफ महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक बार फिर दावा किया कि मुंबई पुलिस सुशांत आत्महत्या केस सुलझाने में सक्षम है और महाराष्ट्र सरकार जांच सीबीआई को देने के पक्ष में नहीं। महाराष्ट्र पुलिस हे सक्षम आहे। महाराष्ट्र पोलीसची तुलना स्कॉटलँड यार्डच्या पोलिसांशी होते आणि इतकी पोलीस यंत्रणा महाराष्ट्राची असल्यानंतर ही जबाबदारी सीबीआयला देण्यासाठी राज्य शासनाचा आमचा विरोध आहे। पण आताही सध्या ही केस सुप्रीम कोर्टात आहे आणि सुप्रीम कोर्टचा काय निर्णय येतो त्याच्यावर पुढच्या सर्व गोष्टी अवलंबून आहेत। गुजरात के पाटन में एक बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक ट्रक पर सवार 4 लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए। हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रक पुल के ऊपर से बह रही उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी पानी के तेज बहाव की वजह से ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वो पुल से नदी में गिर गया। इससे पहले ट्रक के ड्राइवर ने उसे संभालने की काफी कोशिश की, लेकिन नदी के रौद्र रूप के आगे वो बेबस हो गया। इस हादसे को देख नदी के दोनों तरफ खड़े लोग दहशत में आ गए। इनमें कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और ट्रक पर सवार लोगों को बचाने के लिए पानी के तेज बहाव के बीच पुल पर दौड़ पड़े। वहीं ट्रक में सवार चारों लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रक के ऊपर आकर बैठ गए। आसपास के लोगों ने रस्सी की मदद से नदी में फंसे लोगों को एक एक कर बाहर निकाल लिया और फिर उन्हें किनारे पर ले आए। मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका में वहां की सरकार ने बेघर लोगों को आसरा देने के मकसद से एक स्टेडियम में उनके रहने की व्यवस्था कर दी। बताया गया कि कोरोना संकट के बीच शहर की सड़कों के किनारे रहने वाले इन सभी लोगों पर बीमारी का ज्यादा खतरा मंडरा रहा था, जिसे देखते हुए वहां कई बेघर लोगों के लिए इस स्टेडियम को उनके घर में तब्दील कर दिया गया। स्टेडियम के अंदर कई बिस्तर लगाए गए जिन पर कई लोग आराम करते दिखे। साथ ही वहां लोगों के मनोरंजन के लिए टेलीविजन भी लगे नजर आए। इसके अलावा बीच बीच में कुछ कुर्सियां और मेज भी रखी नजर आई ताकि वहां रहने वाले लोग उन पर बैठकर पढ़ाई या अपना दूसरा काम कर सकें। बेघर लोगों के इस नए आश्रय की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया, जिसके अंदर कुछ कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात नजर आए। यूपी के मेरठ में खेल का सामान बनाने वाली एक कंपनी के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। गोदाम में खेल का सामान रखा था, जिसमें आग लगते ही ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गईं। आग की वजह से लाखों रुपए के सामान के जल जाने की आशंका है। बिहार के पूर्णिया में एक आदमी की हत्या के विरोध में नेशनल हाईवे को जैम कर हंगामा किया गया। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने लूटपाट के दौरान एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिस पर आसपास के लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने नेशनल हाईवे को जैम कर दिया। गुस्साए लोगों ने कुछ दुकानों में तोड़फोड़ करने के अलावा आगजनी भी की। इस घटना की खबर मिलते ही कई और लोग भी वहां जुट गए और हंगामा कर रहे लोगों का साथ देने लगे, जिससे हालात और बिगड़ गए। नेशनल हाईवे पूरी तरह जैम हो चुका था, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और उन्हें समझाने में जुट गई। पुलिस के इस भरोसे के बाद लोगों का गुस्सा शांत हो सका। करीब 5 महीने बाद एक बार फिर से वैष्णो देवी की यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। फिलहाल वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रोज 2000 श्रद्धालुओं को ही यात्रा में शामिल होने की इजाजत दी है। इसमें भी 1900 श्रद्धालु जम्मू कश्मीर के निवासी होंगे, जबकि बाहर के राज्यों से रोज सिर्फ 100 यात्रियों को आने की इजाजत मिलेगी। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिनके पास यात्रा पर्ची होगी उन्हें ही भवन तक जाने की इजाजत होगी। यात्रियों के खाने पीने के लिए कटरा भवन तक कुछ होटल खोलने की भी योजना है। यात्रा पुराने रास्ते से ही होगी, लेकिन घोड़ा पिट्ठू पालकी फिलहाल बंद रहेगी। यात्रा बैटरी कार और हेलीकॉप्टर की सुविधा भी ले सकेंगे। कोरोना की वजह से 18 मार्च को वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया गया था। माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो चुकी है। लगभग 5 महीने के बाद यात्रा शुरू हुई है।
कोविड महामारी के चलते यात्रा को बंद कर दिया गया था और आज से यात्रा शुरू है। सिर्फ ऑनलाइन जो पंजीकरण है वही किया जा रहा है श्राइन बोर्ड की ओर से। यहाँ पर कोविड के चलते पूरे एहतियात बरती जा रही है। SOP का पालन हर श्रद्धालु को करना होगा जो कटरा में आप पहुँचेगा माता के दर्शन के लिए। इस समय अगर आप देखें तो हम दर्शनी जोड़ी हैं जो बाणगंगा का इलाका, यहीं से यात्रा का शुभारंभ होता है और इसके बाद भवन तक लोग यहीं से होकर गुजरते हैं। और यहाँ पर जो एक मेन पॉइंट है, यहाँ पर हर प्रकार की जो SOP जो प्रशासन की ओर से लगाई गई है कोविड के चलते, उसका श्रद्धालुओं को पालन करना होगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है और साथ ही इस तरफ अगर हम देखें तो थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइज़र, हर प्रकार की जो यहाँ पर SOP जिसके तहत जो कोविड के चलते एहतियात बरते जा रहे हैं उसके चलते जो श्राइन बोर्ड के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पूरी तैयारी में। हालांकि कुछ श्रद्धालु जो हैं वो भवन की ओर निकल गए हैं और आस्ता आस्ता करके श्रद्धालु यहाँ पहुँच भी रहे हैं। जो SOP प्रशासन की ओर से श्राइन बोर्ड की ओर से जारी की गई उसके तहत श्रद्धालुओं को हर जो नियम है उसका पालन करना होगा। 2000 से ज़्यादा श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, जिसमें 100 श्रद्धालु सिर्फ जो है वो बाहर से होगा। बाकी जितने भी श्रद्धालु हैं 1900 के करीब वो जम्मू कश्मीर से होंगे। तो यात्रा आज शुरू हो चुकी है जो कोविड के चलते पिछले 5 महीने से बंद थी। तो उसका एक ये भी संदेश बाहर दिया जा रहा है कि बाहरी से आने वाले श्रद्धालु जो हैं उनका यहाँ पर कोविड टेस्ट भी होगा जो होंगे, या जम्मू कश्मीर के जो लोग यहाँ पर आएंगे जो कंटोनमेंट जोन के या रेड जोन से होंगे उनको भी यहाँ पर कोविड टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। 2000 की यात्रा अलाउ की गई है। 2000 में से 1900 लोग JNK UT के लोकल आ सकते हैं, 100 लोग जो आउटसाइड का आ सकते हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन जो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके पास ऑनलाइन पर्ची होगी उसी को यहाँ आना होगा। यात्री को पूरी अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होगी। फेस मास्क के बिना एंट्री नहीं होगी। आउटसाइडर जो भी आएगा उन सब का 100% टेस्ट किया जाएगा। जो नेगेटिव होगा उसी को ही यात्रा के लिए अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा JNK UT का जो रेड डिस्ट्रिक्ट जोन से आ रहा है उसका भी यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद उनको यात्रा के लिए अलाउ किया। 5 महीने बाद माता ने अब बुलाया है, तो अब यही मनोकामना करते हैं कि जो ये इतनी कोविड-19 की जो दुविधा से जो ये हमारा मुल्क जो जूझ रहा है, इससे जो है हमारा मुल्क जो है उभरेगा। और माता से यही अनुरोध करते हैं कि भाई यात्रा जो ऐसी चल रही है अब आगे वैसे ही चलती रहे। 5 महीने के बाद यात्रा खुली है माता वैष्णो देवी की, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं माता रानी से ये प्रेयर करूँगा कि जो अभी कोविड-19 की महामारी से हिंदुस्तान पूरी चपेट में आया है, बहुत ही जल्दी इससे मुक्ति मिले। स्कॉटलैंड के कई बड़े शहरों में 5 महीनों के बाद छात्र स्कूलों की तरफ लौटने लगे। कोरोना वायरस की वजह से वहां मार्च में बंद किए गए स्कूलों को दोबारा खोल दिया गया, जिसके बाद स्कूलों की रौनक एक बार फिर लौट आई। कंधों पर बैग टांगकर स्कूल पहुंचे छात्रों के चेहरों पर एक अलग तरह की खुशी दिखी। कई लोग भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने पहुंचे। 5 महीनों के बाद छात्रों के स्कूल लौटने पर उनके माता पिता ने भी खुशी जताई। I'm quite pleased the kids are going back to school today. It's good for them, it's good for me. हालांकि कोरोना वायरस के खतरे के बीच स्कूल लौटे छात्रों में किसी के भी मुंह पर मास्क नहीं दिखा। वहां मौजूद टीचर भी बिना मास्क के ही नजर आए। जबकि स्कॉटलैंड में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। वहां के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के कई नए मामले सामने आए हैं, जिनमें कुछ मामले स्कूली छात्रों से जुड़े हैं। यूरोप के देश ग्रीस की राजधानी एथेंस में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस भीषण आग की वजह से वहां के एक नेशनल हाईवे को भी बंद करना पड़ा, क्योंकि आग के बाद फैक्ट्री से निकला काला और जहरीला धुआं उस हाईवे तक भी फैल गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए करीब 50 दमकल कर्मी और 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए। हेलीकॉप्टरों के अलावा फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां हाइड्रोलिक क्रेनों की मदद से फैक्ट्री की आग पर पानी की बौछार करती नजर आईं। इस आग की वजह से वहां पास के कई रिहायशी इलाकों को खाली करवा लिया गया, ताकि वहां रहने वाले लोग जहरीले धुएं की चपेट में न आ सकें। गुजरात में हो रही भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सूरत से होकर गुजरने वाली मीठी खाड़ी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और हर रोज नए इलाकों को अपनी चपेट में ले रही है। वहां से सामने आई एक तस्वीर में मीठी खाड़ी का पानी अपनी सरहद को तोड़ते हुए कमरू नगर इलाके में घुस गया। सड़कें, दुकानें, गाड़ियां और बड़ी बड़ी इमारतें चारों तरफ से बाढ़ से घिरी नजर आईं।
हालात इस कदर बिगड़े कि सड़कों और दुकानों में 5 से 7 फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ने को मजबूर हो गए। कई लोग तो निचली मंजिल को छोड़कर पहली और दूसरी मंजिल पर शिफ्ट कर गए। काफी पानी लोगों के घरों में भर गया है। आप देख सकते हैं कि जो मीठी खाड़ी एरिया और कमरू नगर एरिया है, वहाँ पे लोगों के गले तक पानी चढ़ गया है। ऐसे ही एक डरा देने वाली तस्वीर द्वारका से भी आई, जहाँ 3 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। ये सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद इनमें एक आदमी पानी के तेज बहाव की वजह से लड़खड़ा कर गिर गया। इसके बाद बाकी 2 लोग उसे बचाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन मेहनत बेकार गई और बाकी 2 लोग भी नदी के तेज धार में बह गए। थोड़ी दूर तक पानी में ये लोग नदी में बहते दिखे, फिर अचानक गायब हो गए। बताया गया कि इनमें एक आदमी को बचा लिया गया, जबकि 2 लोगों की तलाश जारी है। गुजरात के द्वारिका में उफनती नदी को पार करने की कोशिश में एक बस पुल के बीचों बीच फंस गई। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। इसी दौरान पार करने की कोशिश करते समय ये बस बीच पुल में बंद हो गई। जिस समय ये बस पुल के बीच बंद हुई, उसमें सवारियां भी बैठी हुई थी। इसके बाद एक और गाड़ी का सहारा लिया गया और पहले बस को एक रस्सी से बांधा गया और फिर उस रस्सी को दूसरी गाड़ी से बांध दिया गया। इसके बाद बस को यात्रियों के साथ खींचकर बाहर निकाला गया। पटना के सदाकत इलाके में कांग्रेस दफ्तर में एक महिला कार्यकर्ता ने जमकर हंगामा किया। जयलक्ष्मी नाम की इस महिला कार्यकर्ता ने वहां अपने कुछ साथियों पर उन्हें टॉर्चर करने का आरोप लगाया और दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच वो ऊंची आवाज में वहां से किसी से बहस करती सुनाई दी। पटना के लोग कौन ठीक करेगा? जयलक्ष्मी को ठीक करने की हैसियत नहीं है। मीडिया के सामने ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा और फिर एक कार्यकर्ता ने हंगामा कर रही महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हंगामा करने वाली कांग्रेस कार्यकर्ता ने बिना नाम लिए पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए। जो हमारे सहयोगी हैं और ये लोग के ऊपर हमारा साथ है और यही लोग हमको टॉर्चर करेगा तो नहीं बोलेंगे। इस घटना के बारे में जब वहां मौजूद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा से पूछा गया तो उन्होंने इस तरह जवाब दिया जैसे पूरे हंगामे के दौरान उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। सर, अब काफी लोगों को गाली गलौज भी किया जा रहा था। हम तो सुने ही नहीं, हम तो सुने। हंगामे की वजह उनसे कई बार पूछी गई, लेकिन सवालों को अनसुना करते हुए वो वहां से चले गए। गुजरात के द्वारका में एक बस बरसाती नाले में फंस गई। गुजरात के द्वारका में यात्रियों से भरी एक बस बरसाती नाले में फंस गई, जिसके बाद इलाके के लोगों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बचाया और बस को भी रस्सी से बांधकर बाहर निकाल लिया। अहमदाबाद में एक महिला ने कुछ लोगों पर रेप की शिकायत वापस नहीं लेने पर उसकी 10 साल की बेटी को जिंदा जलाने का आरोप लगाया। मुंबई में एक एनजीओ ने लोगों को खाने का सामान, सैनिटाइजर और मास्क बांटे। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सीआईएसएफ संभालेगी। इससे पहले स्टेट रिजर्व पुलिस सुरक्षा में तैनात थी। कर्नाटक के हुबली में सड़क के बीच खुले सीवर में गाय फंस गई, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने सड़क खोदकर गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। बिहार के खगड़िया में लड़की से छेड़खानी के आरोपी को गांव के लोगों ने पकड़ लिया और फिर उसके बाल मुंडवाने के बाद उसे पूरे गांव में घुमाया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज कर दी। कोरोना काल के बीच कुदरत की त्रासदी भी देश के लिए मुसीबतों का अंबार लेकर आई है। इस वक्त देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद सैलाब का कहर टूट रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य मुसीबत की इस बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हैं। उफनती नदियां, दरकते पहाड़, लगातार होती बारिश, इन तीनों वजहों से आधे हिंदुस्तान को बेबस कर दिया है। बादलों के इसी द्रोहकाल की वजह से इस वक्त सरकार और सिस्टम के सामने चुनौतियां कई गुना बढ़ गई हैं। ये देखो पहाड़, देखो ये पहाड़। कुदरत की चुनौती, बाढ़ की विभीषिका, कहीं डूबे गांव,
कहीं शहरों को ले डूबा सैलाब। पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कहर। ये सैलाब के कहर की वो तस्वीरें हैं जिसने आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा रखा है। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। गुजरात, राजस्थान, असम, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों से सैलाब की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुदरत की इस चुनौती ने लाखों लोगों की आबादी के सामने ऐसी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं जिनसे पार पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गुजरात की तस्वीरें। गुजरात के द्वारका से आई ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। हड़मतिया के पास ये 3 लोग पानी के तेज बहाव को चुनौती देना चाहते हैं। ये तीनों लोग उफनती नदी को पार करने के लिए कदम जमाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ 1 मिनट 15 सेकंड के इस वीडियो को मौके पर खड़े कुछ लोगों ने ही अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया है। अचानक बाएं साइड में चलने वाला शख्स फिसल जाता है, जिसे संभालने के चक्कर में नदी की तेज धार के आगे इन दोनों लोगों के पैर भी उखड़ जाते हैं और तीनों लोग नदी में बहने लगते हैं। ये डराने वाला मंजर देख वहां चीख पुकार मच जाती है, थाम लो। लेकिन कोई इन लहरों की रफ्तार के आगे उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक शख्स को बचा लिया गया है, जबकि बाकी 2 लोगों का कोई पता नहीं चला है। एक बार फिर देखिए कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ, कैसे इन्हें कुदरत को चुनौती देने की खौफनाक सजा मिली। द्वारका की तरह पाटन से आई ये तस्वीरें भी दिल दहला देने वाली हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां सैलाब प्रचंड वेग के साथ सड़क पर बह रहा है। इसी दौरान एक ट्रक सैलाब से पटे इस रास्ते को पार करने के लिए आगे बढ़ता है। सड़क के दोनों किनारों पर खड़े लोग ये मंजर देखकर डरे हुए हैं, लेकिन ट्रक का ड्राइवर लहरों की रफ्तार की परवाह किए बगैर ट्रक को आगे बढ़ा रहा है। अचानक लहरों की रफ्तार के आगे ट्रक के पहिए फिसलने लगते हैं। ट्रक लगातार किनारे की ओर जाने लगता है। ड्राइवर स्टीयरिंग को लाख मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुदरत की ताकत के आगे मशीन की ताकत जवाब दे जाती है। ये ट्रक किसी तिनके की तरह सैलाब में गिर जाता है। अब इस तस्वीर को ट्रक के पीछे वाले एंगल से देखिए। ट्रक आगे बढ़ रहा है, लेकिन अचानक उफनाई नदी ने ट्रक का बैलेंस बिगाड़ दिया और ट्रक पानी में समा गया। ये तस्वीरें देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की मदद करनी शुरू कर दी। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की मदद की वजह से इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ये तस्वीरें सबक बन गई कि कुदरत की ताकत को चुनौती देना कितना भारी पड़ सकता है। यहां मीठी नदी में आए उफान ने कमरू नगर जैसे इलाके को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ पानी ही पानी। आलम यह हो चुका है कि कई जगहों पर 5 से 7 फीट तक का पानी है। इस बीच सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों के सामने खड़ी हो गई है जिनके घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ की वजह से यहां हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि कई गाड़ियां इलाके में जस की तस फंसी हुई हैं। बचाव दल की टीम ने यहां सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया है। न्यूज़ 18 की टीम मीठी खाड़ी लिम्बायत में जहां खाड़ी पूर आया है वहां अंदर पहुंची है। फायर ब्रिगेड की बोट की मदद से हम आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं कि जहां मीठी खाड़ी लिम्बायत में किस तरह से पानी भरा हुआ है, लोग किस तरह से फंसे हुए हैं, यहाँ पे किस तरह से ग्राउंड फ्लोर में लोगों के घर के अंदर तक पानी पहुँच गया है। कमर तक लोगों के घर पे पानी है और लोग ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ अभी बिजली भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं आता है, तो लोगों को जो दिक्कतें हो रही है वो सीधा न्यूज़ 18
कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, जो एरिया है पूरा पानी में तरबोड़ हो चुका है। मीठी खाड़ी और कमरू नगर जो एरिया है, पूरा सराउंडिंग तकरीबन 40,000 से ज़्यादा लोग इस एरिया में रहते हैं। परेशानी इसलिए बढ़ गई है कि कोई रास्ता पानी जाने को नहीं है। पानी बेग मारता है तो झोपड़पट्टी सब नीचा विस्तार रहने से सब लोग परेशान हो गए। आज कम से कम 25 से 30,000 लोग रहते हैं, आज सब पानी के अंदर डूबे पड़े। असल में सूरत जिले के ग्रामीण इलाकों में बारिश लगातार हो रही है। यही वजह है कि घनी बस्तियों वाले इलाके सैलाब के शिकंजे में कस चुके हैं। कमर तक पानी के बीच जनाजे की ये तस्वीरें भी उसी मजबूरी की बानगी है जो मजबूरी यहां सैलाब ने पैदा कर दी है। उधर गुजरात के ही डांग जिले में भारी बारिश ने कुदरती जलाशयों को उफान पर ला दिया है। यहाँ के गिराधोद में भारी बारिश के बाद झरनों में उफान आ गया। भले ही ये तस्वीरें कुदरती खूबसूरती के लिहाज से आंखों को सुहा रही हों, लेकिन अगर इसी तरह बारिश होती रही और इन झरनों में उफान आता गया तो इसकी जद में आने वाले कई घर तबाह हो सकते हैं। वहीं पावागढ़ में सैलाब का कहर इस कदर बढ़ता दिख रहा है कि यहाँ यात्रा धाम की सीढ़ियां तक पानी में डूबने लगी हैं। बारिश का पानी पहाड़ी इलाकों से उतरता हुआ सीधा यात्रा धाम की सीढ़ियों तक जा पहुंचा है। हालांकि पावागढ़ यात्रा धाम पहाड़ी पर मौजूद है, इसके बावजूद यहाँ की सीढ़ियों तक पानी के पहुंचने की वजह से लोग डरे सहमे हैं। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में बारिश तबाही लेकर आई है। यहाँ हो रही बेहिसाब बारिश की वजह से समूचा शहर सैलाब में समा गया है। सैलाब के कहर की डराने वाली ये तस्वीरें जयपुर जिले की हैं। यहाँ गलियों के बीच लहरों की सुनामी आ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि लहरों की इस धार ने 2 लोगों को अपनी जद में ले लिया। जैसे तैसे स्थानीय लोगों की मदद से इन्हें बचाया जा सका। इतना ही नहीं, शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत कच्ची बस्तियों में रहने वाले परिवारों को हो रही हैं, जिनका इस बारिश ने सब कुछ छीन लिया। मुश्किल इस बात की भी आ रही है कि जहां सैलाब अब गुजर चुका है, वहां दलदल में गाड़ियां फंसी हैं। इतना ही नहीं, मुसीबत तो इस बात की भी है कि आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बिहार के सहरसा में एक लड़के की हत्या से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने सड़क पर उतरकर हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने जबरन बाजार को बंद करवाने के अलावा सड़क पर टायर जलाकर आगजनी भी की। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी घटना वाली जगह पर पहुंच गई और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखते ही प्रदर्शनकारियों की नाराजगी और बढ़ गई। पुलिस और प्रदर्शन में शामिल लोगों के बीच तीखी बहस होने लगी। लोगों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं हंगामा बढ़ता देख कुछ और पुलिस वालों को मौके पर बुला लिया गया ताकि मामले को शांत किया जा सके। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रेप के बेखौफ आरोपियों ने मामला वापस नहीं लेने पर पीड़िता की 10 साल की बेटी को जिंदा जला दिया। घायल बच्ची को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक अहमदनगर की एक आदिवासी महिला ने 2 लोगों के खिलाफ रेप की शिकायत थाने में दर्ज करवाई थी। इसी के बाद दोनों आरोपी महिला को मामला वापस लेने के लिए धमका रहे थे। महिला ने जब रेप का केस वापस लेने से इनकार कर दिया तो आरोप है कि दोनों आरोपियों ने पीड़िता की 10 साल की बेटी को जिंदा जला दिया। फिलहाल अहमदनगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने कोरोना वायरस के फैलने के खतरे को देखते हुए लोगों से भीड़ न लगाने की अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। इस महामारी के बीच एक साथ इतने लोगों की भीड़ डराने वाली थी। हालांकि सभी के चेहरे पर मास्क थे, लेकिन एक दूसरे से कोई भी दूरी बनाकर नहीं खड़ा हुआ। सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारी हाथों में कई पोस्टरों के साथ नजर आए।
कई लोग अपने देश के झंडे के साथ भी दिखाई दिए। प्रदर्शन के दौरान हुई बारिश ने भी उन्हें टस से मस नहीं किया। लोग पहले से ही छाता लेकर वहां पहुंचे थे। उन्होंने सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की। खबर है कि दक्षिण कोरिया में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले के भाषण में इस बार LAC और LOC दोनों का जिक्र किया। LAC मतलब चीन और LOC मतलब पाकिस्तान, यानी चीन पाकिस्तान के इस गठजोड़ से भारत पूरी तरह चौकन्ना है। चीन दो मोर्चों पर छंद लड़ाई लड़ रहा है। शी जिनपिंग के इशारे पर चीन की सेना ने सीमा पर तनाव बढ़ाया और अब डोकलाम में अपना सर्विलांस मजबूत कर रहा है। उधर चीन के इशारे पर पाकिस्तान भी सीमा पर बार-बार सीज फायर तोड़ रहा है और अपने सैन्य अड्डे चीन के लिए खोल दिए हैं। चीन की नेवी के वॉरशिप लगातार कराची के नेवल बेस का दौरा कर रहे हैं। इसका सबूत एक तस्वीर से मिला है जिसमें पाकिस्तान की पनडुब्बी चीन के जंगी जहाजों के बीच खड़ी नजर आ रही है। साम्राज्यवाद चीन के DNA में है और इसी साम्राज्य को बढ़ाने की शपथ उठाकर शी जिनपिंग ने चीन का शासन संभाला था। शी जिनपिंग की नीति है पड़ोसी देशों को अपने कब्जे में लेना। उसकी इसी चाल में भारत के कई पड़ोसी देश फंसते जा रहे हैं। पाकिस्तान तो चीन का गुलाम ही हो चुका है, लेकिन चीन की विस्तारवाद नीति में सबसे बड़ा रोड़ा है भारत। देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। चीन जानता है कि भारत के रहते एशिया का सरताज बनने की उसकी मंशा कभी पूरी नहीं होने वाली। इसीलिए चीन ने छद्म युद्ध की नीति अपनाई है। इस नीति में उसका सबसे बड़ा साथी है पाकिस्तान। अपने नापाक मिशन को पूरा करने के लिए चीन इन दिनों कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। पहले चीन ने लद्दाख में सीमा पर तनाव बढ़ाया, उसके बाद पाकिस्तान में सीज फायर तुड़वाकर घुसपैठ बढ़ाई। चीन ने अब पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पर अपना कब्जा जमा लिया है। साथ ही चीन सीमाई इलाकों में सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। लद्दाख में मिले करारे जवाब के बाद चीन को अब भारत से डोकलाम में भी डर सताने लगा है। भूटान और चीन की सीमा से सटे डोकलाम ट्राई जंक्शन पर चीन ने अपना सर्विलेंस सिस्टम मजबूत करना शुरू कर दिया है ताकि भारत की सेना की किसी भी मूवमेंट पर वो आसानी से नजर रख सके। इसके लिए वहां पर अत्याधुनिक सर्विलेंस उपकरण लगाने की शुरुआत चीन ने कर दी है। चीन को डर है कि लद्दाख जैसा कड़ा रुख भारत डोकलाम में भी दिखा सकता है। डोकलाम में 2017 में भी चीन की सेना को भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया था और डोकलाम के नजदीक उसके सड़क बनाने के प्रोजेक्ट को बंद करा दिया था। और लद्दाख में तनाव बढ़ने के बाद भारतीय सेना ने पूरी LAC पर पुख्ता तैयारी कर रखी है। अब चीन डोकलाम में इसी डर से निगरानी बढ़ा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी को मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने डोकलाम के नजदीक 2 अत्याधुनिक सर्विलेंस सिस्टम लगाए हैं। इनमें सिंचला दर्रे के नजदीक एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है जिससे भारतीय सेना की मूवमेंट की जानकारी मिल सके। इसके अलावा चीन की सेना डोकलाम के नजदीक सड़कों को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। खबर यह भी है कि चीन ने अरुणाचल के नजदीक सेना की तैनाती भी बढ़ा दी है। अरुणाचल के सामने वाले तिब्बत के इलाके में लुंग PLA कैंप पर चीन ने एक हेलीपैड भी तैयार किया है। इसके साथ साथ चीन अपनी सेना को ड्रोन के जरिए LAC की निगरानी करने की ट्रेनिंग भी दे रहा है। दरअसल चीन डोकलाम में मजबूत स्थिति बनाना चाहता है ताकि साल 2017 में जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी उससे बचा जा सके। इस वक्त चीन को यह पता है कि भारत अब चुप बैठने वालों में से नहीं है और 2017 में जो उसके साथ हो चुका है वो दोबारा भी हो सकता है, जिसकी चेतावनी लाल किले से जारी भी हो चुकी है।
भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। चीन सिर्फ एलएसी पर ही तनाव और सुरक्षा बढ़ाने में नहीं जुटा, उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर एलओसी पर भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की है। 14 अगस्त की रात भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में खड़ी करमाड़ा सेक्टर में भारी गोलाबारी की और इसका उसे भरपूर जवाब भी मिला। लेकिन पाकिस्तान की कायर फौज बीते कई दिनों से बस्तियों को निशाना बनाकर गोलाबारी कर रही है। बस्ती को यह नुकसान सीमा पार से बरसे गोला बारूद से हुआ है। शाम से जब ये गोलाबारी की तो गोलाबारी में वो तीनों वहाँ मौके पर मर गए, तो एक लड़का जो था वो जख्मी हो गया। तो इसमें हम तो यही कहना चाहेंगे कि जब से ये आज की बात नहीं है, ये तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से, अरसा दराज से ये पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका इतना दम नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारी सेना के साथ मुकाबला करे। जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है, हमारे मकानों पे बहुत शेलिंग पड़ी है, जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए, कुछ मर भी चुके हैं। पाकिस्तान ने यह सब चीन के इशारे पर ही किया है। बीते 3 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने गोलाबारी की वारदात बढ़ा दी है। इसकी आड़ में पाकिस्तान घुसपैठ कराने की कोशिश में लगा है, साथ ही कई ड्रग तस्करी जैसे काम भी अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान चीन के इशारे पर मई के महीने में 16 बार सीज फायर तोड़ चुका है। जून के महीने में यह गिनती बढ़कर 36 बार हो गई और अगले महीने यानी जुलाई में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 46 बार गोलाबारी की। अगस्त के महीने में अब तक पाकिस्तान 7 बार गोलाबारी कर चुका है। की मंशा यही है कि हर समय वो हमारे ऊपर फायर करके एक तो हमारा सिविलियनों का नुकसान करता है, दूसरा वो यही है कि समय ढूंढ के अपने जो मिलिटेंट्स हैं उनको अंदर भेजने की कोशिश करता रहता है। पाकिस्तान चीन के इशारे पर यह हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान की फौज वही करती है जो हुक्म चीन से जारी होता है। यहां तक कि पाकिस्तान ने अपने सैन्य ठिकाने भी चीन के लिए पूरी तरह खोल दिए हैं। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में दिख रहा है कि कराची के नेवल बेस पर चीन के जंगी जहाज खड़े हैं और उनके साथ नजर आ रही है पाकिस्तान की एक पनडुब्बी। सैटेलाइट की तस्वीरों में दिख रहा है कि जनवरी में चीन के जंगी जहाजों ने कराची का दौरा किया। खबर है कि इसके बाद कई बार चीन के लड़ाकू जहाज पाकिस्तान के कराची नेवल बेस पर नजर आ चुके हैं। बीते महीने भी चीन के 4 जहाज कराची में दिखे थे। जनवरी के महीने में चीन के जहाजों के साथ पाकिस्तान की पनडुब्बी भी दिखी थी। चीन भारत को घेरने के लिए उसके सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान का सहारा ले रहा है। वो पाकिस्तान की जमीन और सेना का इस्तेमाल करके अपना मिशन पूरा करना चाहता है। लेकिन लाल किले से गूंजती आवाज ने बता दिया है कि एलएसी हो या एलओसी, भारत हर मोर्चे पर दुश्मन को कड़ा जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। करीब 5 महीने बाद एक बार फिर से वैष्णो देवी की यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। फिलहाल वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रोज 2000 श्रद्धालुओं को ही यात्रा में शामिल होने की इजाजत दी है। इसमें से 1900 श्रद्धालु जम्मू कश्मीर के निवासी होंगे, जबकि बाहर के राज्यों से रोज सिर्फ 100 यात्रियों को आने की इजाजत मिलेगी। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिसके पास यात्रा की पर्ची होगी उन्हें ही भवन तक जाने की इजाजत होगी। यात्रियों के खाने पीने के लिए कटरा भवन तक कुछ होटल खोलने का फैसला भी लिया गया है। यात्रा पुराने रास्ते से ही होगी, लेकिन घोड़ा पिट्ठू पालकी फिलहाल बंद रहेगी। यात्री बैटरी कार और हेलीकॉप्टर की सुविधा ले सकेंगे। कोरोना की वजह से 18 मार्च को वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया गया था।
2000 की यात्रा अलाउ की गई है। 2000 में से 1900 लोग JNK यूटी के लोकल आ सकते हैं, 100 लोग जो आउटसाइड आ सकते हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन जो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके पास ऑनलाइन पर्ची होगी उसी को यहाँ आना होगा। यात्री को पूरी अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होगी। फेस मास्क के बिना एंट्री नहीं होगी। आउटसाइडर जो भी आएगा उन सब का 100% टेस्ट किया जाएगा। जो नेगेटिव होगा उसी को ही यात्रा के लिए अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा JNK यूटी का जो रेड डिस्ट्रिक्ट जोन से आ रहा है उसका भी यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद उनको यात्रा के लिए अलाउ किया। और हमारे सहयोगी पवन इस वक्त हमारे साथ कटरा से लाइव जुड़ रहे हैं। पवन, 5 महीने बाद इजाजत दी गई है श्रद्धालुओं को, 2000 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। कोरोना को देखते हुए क्या क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, हम इस समय माता वैष्णो देवी का जो आधार शिविर कटरा है उसका पहला पड़ाव दर्शनी ड्योढ़ी जिसे कहते हैं, ये वो इलाका है जहाँ पर हम इस समय हैं और यही मेन पॉइंट है। यहाँ से यात्रा का शुभारंभ होता है और यहाँ पर श्राइन बोर्ड की ओर से जितने भी श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनके लिए SOP का पालन करना बहुत ज़रूरी लिखा गया है। बोर्ड लगाए गए हैं और अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पुलिस की जो कर्मी तैनात हैं, साथ ही जो पूरा जो इलाका है, इन इलाकों में जगह जगह पर उनके लिए कुछ चिन्ह किए गए हैं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल दायरे बनाए गए हैं कि इतनी दूरी के ऊपर ही जो श्रद्धालु हैं वो आकर खड़े होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। हैंड सैनिटाइज़र के साथ साथ यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग का भी पूरा जो सिस्टम लगाया गया है। ये मेन जो कहें हम तो पड़ाव है जहाँ से यात्रा शुरू होती है। श्राइन बोर्ड की ओर से कोविड के चलते जहाँ पहले ही बता चुके हैं कि 5 महीने के बाद यात्रा शुरू हुई है। आप देखिए यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पर ये जो मेन पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है वहाँ श्राइन बोर्ड के कर्मचारी जो हैं वो पहले इनकी पर्ची चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइज़र पूरा यहाँ पर सिस्टम रखा गया है और इसके बाद SOP का पालन करने वाले श्रद्धालुओं को ही आगे जाने की अनुमति होगी और माता के भवन में दर्शन कर सकते हैं। आप देखें उस तरफ पूरा जिस तरह से जो SOP है उसका पालन किया जा रहा है। श्राइन बोर्ड के कर्मचारी साथ लगे हुए हैं और जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं श्रद्धालु उनको यहाँ पर इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। और यहाँ पर अगर हम बता दें कि वैष्णो देवी की यात्रा के लिए 2000 श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर पहुँचेंगे। जिनका पंजीकरण ऑनलाइन होगा वही लोग आ पाएंगे और जो बाहरी आने वाले श्रद्धालु हैं बाहरी राज्यों से उनकी संख्या 100 के करीब होगी और उनका यहाँ पर कोविड टेस्ट भी होगा। उसके लिए एक अलग से अगर देखें तो PP किट पहन के एक टीम वहाँ पर पूरी खड़ी है। जो बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए ये पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पर आप गोल दायरे भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर PP किट पहने हुए लोग खड़े हैं। ये कोविड टेस्ट का पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर जो लोग बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनका यहाँ पर कोविड टेस्ट होगा। और जम्मू कश्मीर के अगर जो लोग हैं जो रेड जोन से या बफर जोन से संबंधित होंगे उनको भी यहाँ पर अपना टेस्ट जो है वो करवाना पड़ेगा। और यात्री जितने भी यहाँ पर पहुँचेंगे उनको मास्क के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी। आप भवन का नज़ारा जहाँ से देख सकते हैं, इस समय धुंध पड़ना शुरू हो गई है ऊपर और ये पूरा ट्रैक आप देखिए माता वैष्णो देवी के दरबार का, जहाँ से आप ये भवन का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। क्योंकि 5 महीने के बाद यात्रा जो है अभी शुरू हुई है तो श्रद्धालु जो हैं आहिस्ता आहिस्ता पहुँचना शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन पंजीकरण के साथ साथ ही। हालांकि 2000 लोगों की अनुमति है तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर पहले 30 से 40 हज़ार रोज़ाना लोग आते थे, अब यहाँ पर उनकी संख्या 2000 है तो भीड़ बहुत कम होगी। और इसलिए यहाँ पर SOP का पालन करना भी बहुत ज़रूरी रखा गया है। इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो श्राइन बोर्ड की ओर से प्रबंध भी पूरे किए गए हैं जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जो बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए भी अलग से सुविधा यहाँ पर रखी गई है। हालांकि मैट और कंबल की सुविधा श्रद्धालुओं को नहीं मिलेगी। जी, गुजरात के वडोदरा में तेज बहाव के बीच एक कार फंस गई। गुजरात के वडोदरा में तेज बहाव के बीच में गाड़ी फंस गई जिसमें सवार 4 लोगों को दमकल कर्मियों ने काफी कोशिश के बाद सुरक्षित बचा लिया। राजस्थान के टोंक जिले में बरसाती नाले के तेज बहाव में एक मोटरसाइकिल सवार का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद बाइक सवार किसी तरह बचकर निकल गया, लेकिन मोटरसाइकिल पानी में बह गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बारिश की वजह से एक बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने एक रस्सी बांधकर लोगों को सड़क पार करवाई। गुजरात के सूरत में भारी बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, जिसके बाद बचाव दल ने लोगों को खाने के पैकेट बांटे।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मामूली बात पर हुए विवाद में एक आदमी ने गांव के कुछ लोगों पर गोली चला दी। फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब CISF संभालेगी। इससे पहले स्टेट रिजर्व पुलिस सुरक्षा में तैनात थी। कर्नाटक के हुबली में सड़क के बीच खुले सीवर में गाय फंस गई, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने सड़क खोदकर गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। बिहार के खगड़िया में लड़की से छेड़खानी के आरोपी को गांव के लोगों ने पकड़ लिया और फिर उसके बाल मुंडवाने के बाद उसे पूरे गांव में घुमाया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज कर दी। अमेरिका के वॉशिंगटन में पाकिस्तान की ज्यादती के खिलाफ सिंधी और बलोच समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ISI पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अगवा करने का आरोप लगाया और इसका विरोध करने के लिए वॉशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ इस प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने हाथों में पोस्टर ले रखे थे, जिन पर पाकिस्तान विरोधी नारे लिखे थे। ये जो खूनी ड्रामाबाजी है, इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म से तंग आ चुके प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग की। We are continue this our struggle until the world, especially America, especially United States and United Nations, they declare Pakistan as a terrorist state. इस प्रदर्शन में सिंधी समुदाय के अलावा बलोच और पश्तून समुदाय के लोग भी शामिल हुए। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश के बाद उफान पर आए कई बरसाती नालों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इन बरसाती नालों की वजह से वहां के कई रास्ते पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिसकी एक तस्वीर भी वहां से सामने आई, जिसमें उफनते रास्ते को पार कर रहे एक आदमी की मोटरसाइकिल बह गई। उस आदमी ने काफी देर तक सैलाब में अपनी मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे उसकी एक नहीं चली। आखिरकार उसकी मोटरसाइकिल पानी में डूब गई, लेकिन किसी तरह वो आदमी बच गया। इसके बाद वो खुद को संभालते हुए पानी के तेज बहाव से किनारे की तरफ लौटा। बताया गया कि इस रास्ते पर बरसात के मौसम में अक्सर पानी भर जाता है, जिससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं।